हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज करने जा रहे हैं हम कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से अध्याय 7 जिसका नाम है सर्वांग समता। और आज करने वाले 7.2 और देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या चीज नहीं सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 7.2। देखिए अब ये जो एक्सरसाइज चालू हो गई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है हमारे 7वें अध्याय की। जी हां, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में AB बराबर 3.5, BC बराबर 7.1, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7.5, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आकृति जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। यदि हां तो सुमेलियन संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर जो दोनों त्रिभुज दिए हुए हैं हल पे आते हैं और यहां पे लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब देखिए सबसे पहले यहां पे त्रिभुज ABC में आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया था, ये जो लाइन है ना इनको पहचानो। ये लाइन, ये और ये। ठीक है, इनको आप पहचानोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से कर भी पाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो AB है, ठीक है, AB है। AB किसके बराबर है, देखिए यहां पर AB में बात कर रहा हूं 3.5, 3 आपको क्या दिख रहा है, PR के बराबर। तो यहां पर आ जाएगा AB बराबर PR। अब आप इसके हिसाब से नहीं चलोगे, क्यों? क्योंकि अब यहां पर हमें डायग्राम दिया हुआ है ना, अब डायग्राम के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। अब आप ये मत कहना सर पहले तो आपने ऐसा बताया था, वो कब? वो जब बताया था कि जब हमें आकृति नहीं दी हुई हो। आया समझ में? अब हम इसके हिसाब से चलेंगे कि जो 3.5 के जो इक्वल है वो 3.5 वाली साइड इक्वल रहेंगी। तो AB बराबर PR क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आया समझ में? दूसरी बात क्या है, AB के बाद हम बात करेंगे PQ की। चलिए PQ ले लीजिए। तो PQ किसकी इक्वल है? PQ 7.1, BC इक्वल है किसके हैं? 7.1 सेंटीमीटर है भाई ये। ठीक है, उसके बाद यहां पर AC बराबर है किसके? BC यहां ले लीजिए, BC बराबर PQ। ठीक है, और उसके बाद AC बराबर किसके हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा हमारा RQ के। किसके? RQ के, जो कि कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा जो दोनों त्रिभुज है वो किससे इक्वल हुए? भुजा से। काय से हुए? भुजा से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज PQR के, है ना। भुजा सर्वांग समता से। ये हो गया हमारा आंसर, और जिसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लिया। भाई भुजा से आपने क्या देखा? मैंने क्या बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसमें क्लियर दिखा है कि ये 3.5 है, ये 3.5 ये वाली 3.5 के इक्वल है, ये 7.1 ये 7.1 के इक्वल है, और ये 5 और ये 5 इसके इक्वल है। तो मतलब जो त्रिभुज है वो त्रिभुज में यहां पर आपने क्लियर देखा कि यहां पर भुजा मतलब ये भी भुजा, ये भुजा आपस में बराबर है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो संबंध लग रहा है वो कौन सा है? ट्रिपल S, जिसको हम कहेंगे भुजा, जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और यहां पर डायग्राम से हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पहचान लिया। तो आप लोग भी अगर इस तरह के कोई भी डायग्राम आते हैं जिसमें आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा हम लोग मतलब संबंध यूज कर रहे हैं, कौन सी सर्वसमीका का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग भी उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसा कि हमने ये किया है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आकृति, ये हमें दी हुआ है AD बराबर CD यहां में दिया है, और AB बराबर CB ये भी हमें दिया है। सबसे पहले मुझे बताना है कि त्रिभुज ABC और CBD में बराबर भागों में 3 युग्म बताइए। मतलब मुझे बताना है कि इसके बराबर 3 युग्म बनाना है। दूसरी बात, क्या ABD सर्वांग सम है CBD के, क्यों या क्यों नहीं, या क्या BD कोण
BAC को समद्विभाजित करता है, कारण बताइए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले पॉइंट को लिखते हैं, हल पे आते हैं और सबसे पहला वाला पॉइंट लिखते हैं। तो ध्यान रखना लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का हमारा तरीका यह होता है कि जो भी त्रिभुज हम ले रहे हैं वो पहले लिख लीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CBD में। देखिए दो भुजा तो हमको दी हुई थी, कौन कौन सी, AD बराबर CD और AB बराबर CB, ये हमें दिया हुआ है ना। आप क्लियर लिखिए, क्योंकि जो हमें यहां पर क्वेश्चन में दिया रहता है आप बिल्कुल लिखिए कि भाई ये दिया हुआ है, मतलब कौन कौन सी भुजा, AD बराबर DC और AB बराबर CB, ये हमको दिया हुआ था, ठीक है ना। ये देखिए ये दो इस दो के बराबर है और ये एक ये इसके बराबर है। अब हमें एक प्रतिबंध और बताना है। देखिए यहां पर एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन क्या हो गया, BD इजिकल्स टू या DB इजिकल्स टू DB, है ना, BD इजिकल्स टू BD, क्या हो गया, उभयनिष्ठ। क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो अब हम जो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज CBD के, कौन से वाले, साइड सर्वांग समता से, ठीक है। अब चूंकि हमको दूसरा क्या बताया है, दूसरा हमको बताया है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CBD के। क्यों, तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब त्रिभुज के तीनों युग्म है ना, जब त्रिभुज के तीनों युग्म है ना आपस में बराबर हैं, या त्रिभुज के तीनों युग्म आपस में बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं, है ना, त्रिभुज के तीनों युग्म जब आपस में बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ACD, मतलब ये कह सकते हैं कि भाई कि त्रिभुज के सभी भाग आपस में बराबर हैं। तो जिसको कहते हैं ना CPCD, हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई यहां पर दोनों त्रिभुजों के सभी भाग आपस में सर्वांग सम है ना। जब त्रिभुज के दोनों भाग, मतलब जब दो त्रिभुज के भाग आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे CPCD से, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CBD के। ऐसा भी लिख लिया, क्योंकि हमने क्या करा, हमने इससे ये प्रूफ कर दिया, क्योंकि सभी भाग बराबर हो गए ना, ये भाग तीनों भाग बराबर हो गए। जब सभी त्रिभुज के, मतलब जब दोनों त्रिभुज के सभी भाग आपस में बराबर हो जाते हैं, तो है ना, या सर्वांग सम हो जाते हैं, तो वहां CPCD लग जाता है। मतलब CPCD का मतलब भी होता है, इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब वो सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब सारे भाग जो त्रिभुज के, मतलब सारी संगत भुजाएं जब आपस में बराबर होंगी। ऐसा भी लिख सकते हैं जब त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ऐसा भी लिख लो आप, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि जब त्रिभुज की दोनों संगत भुजाएं आपस में, है ना, त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में सर्वांग सम है, ऐसा लिख लेंगे CPCD, है ना। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा त्रिभुज CBD के।
ठीक है, ये हो गया। जब मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब यहां हम लिखेंगे कि त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में सर्वांग सम है, इसलिए क्या हो गया, वो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि वो क्या हो गए, आपस में सर्वांग सम हो गए। तीसरी बात क्या बताना है, तीसरी बात ये बताना है कि क्या बीडी ए बी सी को समद्विभाजित करता है। देखिए क्या बीडी, ये बीडी जो है वो ए बी सी को समद्विभाजित करता है, ए बी सी को समद्विभाजित करता है। कारण लिखिए, हम लिखेंगे हां बिल्कुल करता है, क्योंकि यहां पर त्रिभुज ए बी सी ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी बराबर है त्रिभुज ए बी डी जो बराबर है थे सी बी डी के, है ना, त्रिभुज सी बी डी के, है ना, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बराबर है सी बी डी के, है ना। अब दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, एंगल बी बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल बी, दोनों के बीच में कॉमन एंगल बी है, तो हम कह सकते हैं अथा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के एंगल बी त्रिभुज ए बी सी को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। ऐसा आप लोग अपने ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मैंने एक तरह से बता दिया कि भाई जब त्रिभुज ए बी डी और सी बी डी, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ए बी जो बी डी लाइन जो हो रही है वो क्या हो रही है, उभयनिष्ठ हो रही है, तो मतलब एंगल दोनों के बीच में कॉमन कौन सा आ रहा है, उभयनिष्ठ एंगल बी हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है, उभयनिष्ठ, तो मतलब क्या हो रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो जिससे हम लोग ये कह सकते हैं। तो तीनों का आंसर हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिया, जिससे हमको ये भी समझ में आ गया कि भाई ये जो त्रिभुज है वो क्या क्या अपने बारे में चीजें बताता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है दो त्रिभुजों के कुछ भागों को निम्न माप दी गई है, ऐसे सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं अर्थात नहीं। यदि सर्वांग सम हैं तो सांकेतिक रूप से लिखिए। यहां पर हमें दिया है, यह हमेशा बहुत उपयोगी होगा कि पहले एक कच्ची आकृति को बनाकर उनके मापों को अंकित कर दिया जाए और उसके बाद प्रश्न को देखा जाए। सबसे पहले मतलब इनने क्या बोला है कि एक कच्ची आकृति बना ली जाए, और कच्ची आकृति बनाने के बाद यहां पर हमें क्या बताना है, जैसे ये पहला है तो ये पहला इसके बराबर है कि नहीं, दूसरा इसके बराबर है कि नहीं, तीसरा इसके बराबर है कि नहीं, हमें ये बताना है, ठीक है ना। और यहां पर इनकी कच्ची आकृति भी दी हुई है कि यहां पर जो कच्ची आकृति है वो भी हमको यहां पर दी हुई है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके लिए हम एक काम करते हैं। तो ये कच्ची आकृति नीचे बनी हुई है, हमारे डायग्राम में आपने देख ही लिया होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है हम उनको देखते हैं। सबसे पहले एबीसी और यहां पर बनाएंगे डीईएफ। चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम एबीसी, यहां बनाते हैं हम एबीसी, यह है ए, यह है बी और यह है सी, और यहां बनाते हैं क्या, यहां बनाएंगे हम डीईएफ। चलिए यहां बनाते हैं हम डीईएफ, डी ई और एफ। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग लिखा है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहां पर एंगल ए बराबर 50, एंगल बी बराबर 50, तो एंगल बी बराबर 50 हो गया। चलिए अब ऐसे ही डीईएफ दिया हुआ है, डीईएफ में डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद ईएफ बराबर 7 सेंटीमीटर है, ईएफ बराबर 7 सेंटीमीटर है, और एंगल ई बराबर 50 है, एंगल ई बराबर 50 है। तो पहला तो हम पहला वाला पॉइंट बताते हैं कि भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है कि नहीं है, और कौन सी मेरे को रूल यूज करना है, मुझे करना है एसएएस, सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके। हमने कच्ची आकृति बना ली,
बना ली कच्ची आकृति। अब आते हैं हल पे, ठीक है। अब हल पे आते हैं तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, जैसे ये वाली भुजा किसके बराबर है, ये वाली भुजा के, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ई एफ, जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ के कितना है 50 डिग्री। देखिए दोनों के बीच में बी और ई आ रहा है, बी और ई आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया साइड एंगल। अब एक साइड और ले लो, एक साइड दिए 5 सेंटीमीटर, मतलब बीसी बराबर है, बीसी बराबर है ईडी, बीसी बराबर है डीई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज डीई एफ के, तो हम लिखेंगे यहां पर साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें बताना था कि भावों को माप दिए सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके जांच कीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है अर्थात नहीं, यदि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। तो हम लिखेंगे भाई ये सर्वांग सम है ना। तो हमने बता दिया कि ये सर्वांग सम है, पहला वाला क्लियर हो गया, पहला वाला सर्वांग सम है। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरे वाले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, अब हमें इसकी मेजर तो दी हुई है, यहां पे अलग दी हुई है, ठीक है ना। अब यहां पे हमें अलग दिया हुआ है, ए बी बराबर 4.5 दिया हुआ है, ए सी बराबर 4 दिया हुआ है और एंगल ए बराबर 60 दिया हुआ है। चलिए अब हमारा यहां पर दो त्रिभुज में फिर से बनाता हूं, यहां पर सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, दो त्रिभुज फिर से बनाते हैं। यहां पर दो त्रिभुज बनाए मैंने, यह है ए बी सी, ए बी सी और नेक्स्ट क्या है डी ई एफ। चलिए यहां है ये डी, यहां है ई और यहां है एफ, ठीक है। चलिए अब यहां पर है 4.5, ए बी 4.5 है तो ए बी यहां पे 4.5 है, ठीक है। उसके बाद ए सी 4 है, ए सी 4 है, 4 सेंटीमीटर है और एंगल ए जो दिया है वो दिया है 60, एंगल ए जो दिया है वो दिया है 60। चलिए अब आते हैं इस पे, तो डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद एफ डी बराबर 4.5 है, एफ डी बराबर 4.5 है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एंगल डी बराबर 55 है, एंगल डी बराबर 55 है, तो एंगल डी बराबर 55 है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज, हल पे आते हैं, हल पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी एफ में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर ए बी बराबर हो जाएगा डी एफ, है ना। क्यों है, क्योंकि ये 4.5 सेंटीमीटर दोनों हो गई, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। दूसरा क्या है एंगल एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर नहीं है एंगल ई डी एफ के, ई डी एफ के। क्यों बराबर नहीं, क्योंकि ये दोनों की हमको मेजर अलग अलग दी हुई है, क्योंकि एंगल ए 60 दिया, एंगल डी 55 दिया हुआ है। और उसके बाद ए सी बराबर है किसके, ए सी बराबर है 4 के, तो ये किसके बराबर है डी के। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम नहीं होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। हम लिखेंगे त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज DEF सर्वांग सम नहीं होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे क्योंकि यहां पर एंगल D, क्योंकि यहां पर एंगल A बराबर नहीं है एंगल D के। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर एंगल है 60 है और यहां पर एंगल ही 55 है। तो जब एंगल ही मैच नहीं होंगे तो हम SAS कैसे लगा सकते हैं? तो आई बात समझ में? तो ये सेकंड वाला हमारे लिए सर्वांग सम नहीं है। तो फर्स्ट तो है, पहला वाला तो है ना, पहला वाला है, सेकंड वाला नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला हम ऐसा लिख दो कि पहला वाला सर्वांग सम है, दूसरा वाला सर्वांग सम नहीं है। चलिए अब तीसरे की बात आती है। अब यहां पर बनाते हैं ABC, फिर से बनाते हैं। चलिए तीसरे वाले की बात करते हैं। तो तीसरे में यहां बनाते हैं हम ABC, तो ABC और यहां बनाएंगे DEF, यहां बनाएंगे DE और F, यहां पर बनाया DEF। चलिए अब यहां पर देखते हैं AB बराबर यहां पर BC है 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो BC ले लिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद AC ले लिया 4 सेंटीमीटर, AC ले लिया 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहां पर है एंगल A बराबर 30, एंगल B बराबर 35, तो एंगल B बराबर 35। ऐसे ही अब लेंगे हम लोग DF बराबर 4 सेंटीमीटर, तो DF बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद EF बराबर 6, EF बराबर 6 सेंटीमीटर, और एंगल E यहां पर दिया है 35, एंगल E दिया है 35। चलिए अब ये देखते हैं क्या ये सर्वांग सम है। तो चलिए हम लेंगे हल पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ये जो AC है वो किसके बराबर है? DF के। ठीक है, AC जो है वो किसके बराबर हो गया? DF के, क्योंकि दोनों भुजाएं कितनी हैं? 4 सेंटीमीटर। ये आ गया समझ में? चलिए उसके बाद जो BC है, चलिए उसके बाद एक एंगल ले लीजिए, एंगल ABC बराबर है एंगल DEF के। कितना है दोनों? 35 डिग्री। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो BC है वो किसके इक्वल है? EF के। कितना है? 6 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर भुजा कोण, मतलब जो हमारा भुजा कोण भुजा ये बिल्कुल सही लग गया, मतलब त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF के। किससे? साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कि भाई ये जो है वो सर्वांग सम है। ठीक है, इसमें केवल जो सेकंड वाला है वो सर्वांग सम नहीं है, बाकी पहला और तीसरा सर्वांग सम है, जो कि हमने कच्ची आकृति खींच के आपको बताया कि कैसे ये बना और कैसे कौन सी दिशा किसके बराबर है, कौन सी साइड किसके बराबर है, यहां आप लोगों ने क्लियरली देख लिया और हमने अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो आप लोग भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत इजी है, अच्छे से मजे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर भी वही डायग्राम है जो हमने बनाए थे। आगे आते हैं, लिखा है त्रिभुज AB बराबर AC और AD जो है वो BAC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो पहला दिया है त्रिभुज ADB और ADC में बराबर भागों में 3 युग्म बताइए। दूसरा, क्या त्रिभुज ADB सर्वांग सम है ADC के, और एंगल B बराबर एंगल C, कारण दीजिए एंगल B बराबर एंगल C कैसे होगा ये भी कारण दीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल पे लिखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज लिखे हैं, त्रिभुज ADB
तथा त्रिभुज एडीसी में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ये तो दिया हुआ है, मान लिया, चलो भाई दिया हुआ है ना। अब देखिए यहां पर हमें एक चीज और दी है कि जो एडी है वो ए बी ए सी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एडी है, एडी क्या होगी, एंगल ए बी सी को, मतलब ये जो है एंगल ए बी सी को समद्विभाजित करती है एडी। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि जब यहां पर दोनों के लिए एक कोण जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, मतलब बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। ठीक है, आपने देखा होगा, देखो दोनों के बीच में एंगल ए आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं ये भी समद्विभाजित कर रही है, तो हम लिख सकते हैं ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एडी बराबर एडी हो जाएगा, तो एडी बराबर एडी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एडीसी के, है ना। ये कौन से नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। सर्वांग समता से, ये पहला पॉइंट हो गया प्रूफ। सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला दिया है त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम एडीसी से कारण दीजिए। हाँ, वही कारण है कि जब त्रिभुज के संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। हम लिखेंगे त्रिभुज की संगत भुजा तथा संगत कोण आपस में सर्वांग सम है, अतः सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और करस्पॉन्डिंग पार्ट पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि संगत भुजा संगत कोण, जब त्रिभुज की संगत भुजा संगत कोण आपस में सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज एडीसी के। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद थर्ड में आप मुझे बताइए, थर्ड में क्या कारण लिख सकते हैं। अगर आपको पता पड़ जाएगा तो आप लोग थर्ड के अंदर भी यही कारण लिख सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए फिर लिखते हैं। देखिए यहां पर आप लोगों को एक मैं तरकीब बताता हूं, आप एक काम कर सकते हैं, ये जो कारण है, ये जो मैं कारण लिखा है, ये आप दे दीजिए 3 का, जिससे एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी। और एंगल अगर अगर हम 2 की बात करते हैं कि भाई 2 का रीजन क्या दिया जाए, तो भाई ये 2 का जो रीजन है कि त्रिभुज ए डी बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो सर्वांग सम हुए त्रिभुज ए डी सी के, इसका लिख सकते हैं किससे, साइड एंगल साइड से, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया ही हुआ है ना, इसलिए आप इसको ऐसा भी बता सकते हो, 3 में ये लिख दिया, 2 में ये लिख दिया, तो आपका काम हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा मतलब जब सब कुछ चीजें जानते हैं तो हम किसी को कैसा भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब दिया है, ऐसे सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर स्थापित करना है यदि यह दिया गया है कि बीसी बराबर आरपी है। इस सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किन तथ्यों की आवश्यकता होगी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें एस लगाना है, मतलब एंगल साइड एंगल लगाना है, जिसमें हमें एक साइड तो दी हुई है। अब हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसमें 2 एंगल बराबर करना है। चलिए सबसे पहले यहां पर हम 2 त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज यह है ए बी और सी, और यहां पर हम सेम एक और त्रिभुज बनाते हैं, ये बना देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, या पी क्यू आर कर दो।
पी क्यू आर, ठीक है ना। तो यहां पर ए बी सी और पी क्यू आर है। अब यहां पर सबसे पहले हमें जो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज हल पे आते हैं। तो दो त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में हमें देखिए, अब हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें एक एंगल जो है उसको लेना है, मतलब दो एंगल, और क्या लेना है, दो एंगल के बाद एक साइड तो हमें दी हुई है, तो हमें दिया हुआ बीसी बराबर पी आर, बीसी बराबर पी आर, जो कि हमको गिवन है, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है, ऐसा लिख दो, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब उसके बाद यहां पे हम दो कोण लेना है। अब आप यहां पर सबसे पहले जैसे ये कोण इस कोण के बराबर लिख सकते हो, और ये कोण आप ये कोण के बराबर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण QPR के, ठीक है। और उसके बाद त्रिभुज यहां पर इस सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किन तथ्यों की आवश्यकता होगी, तो एक कोण ये ले लिया और दूसरा कोण ले लिया ABC बराबर हो जाएगा PQR के, ये बराबर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर मान के चलिए ये आप ले लीजिए, ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों ले लीजिए 60-60, ये दोनों ले लीजिए 60-60, और ये दोनों ले लीजिए आप लोग 55 और 55, ठीक है। तो आप लोग यहां पे लिख दीजिएगा ये भी 55 है और ये भी 55 है, जिसके कारण ये बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के बराबर है। तो किससे हुआ, ये हुआ हमारा साइड एंगल, वो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो यहां हमारा क्वेश्चन हो जाता है पूरा। और हमको क्या बोला था, हमको बोला था कि आपको दो तथ्य की क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमने वो दो तथ्य बता दिए, और यहां पर हमने दो मन से एंगल भी बता दिए कि भैया दो एंगल और एक साइड, तो एक साइड ये हो गई और एक साइड जो थी AB बराबर BC बराबर कितना था PR के, तो ये PR के ये एक साइड, तो दो एंगल एक साइड जो हमने बताई वो हमारे डायग्राम में भी है और यहां पर भी है। तो बहुत अच्छे से ये सॉल्व भी हो गया और हमने कर भी लिया। मतलब बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर आप ठीक से करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि आकृति 7.26 में क्या आप ऐसे सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई ये दोनों सर्वांग सम कैसे हो गए। तो चलिए हल पे आते हैं। हल पे आपको सबसे पहले डायग्राम पे जाऊं, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOD में, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या पता था कि जब दो एंगल आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो यहां पर जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में काटती है तो वहां प्रतिच्छेद लाइन होती है, और प्रतिच्छेद जो रेखा बनती है वहां पर दो कोण बनते हैं। तो ये कौन से कोण कहते हैं, उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। मुझे क्या बताना है, एंगल साइड एंगल। तो मेरे पास दो एंगल तो मुझे आराम से यहां पर दिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा कि एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के, काय से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ये। चलिए ये हो गया बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा एक साइड AC बराबर BD बराबर 3, ये हमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद एक एंगल एक और कि एंगल ACO बराबर एंगल BDO के कितना है, 70 डिग्री। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये रहा एंगल साइड एंगल,
एंगल साइड एंगल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOC सर्वांग सम है त्रिभुज BOD के कैसे एंगल साइड एंगल सर्वांग समीका से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो ये हो जाता है प्रूफ। और जो हमको क्वेश्चन में दिया था ये भी हमने कर लिया। क्या कर सकते हैं, तो हमें केवल क्या दिया हुआ था, हमें केवल एक डायग्राम दिया हुआ था। डायग्राम से हमने समझा कि आपको क्या क्या दिख रहा था। देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण अलग ही दिख रहा है, जब ये कोण 30 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा। तो भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, AOC देन DOB। तो यहां पर देखिए दोनों के बीच में O क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों के बीच में। अब देखिए ये लाइन जो थी 3 सेंटीमीटर है और ये लाइन भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा और ये भुजा 3 सेंटीमीटर बराबर हो गई। उसके बाद ये जब 70 है तो ये भी 70 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ACO देन BDO। तो ये लिखा ACO देन BDO, तो एंगल C पे भी 70 है और एंगल D पे भी 70 है। तो बस जो एंगल आ रहा है ना वो एंगल आपको बीच में लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो यह हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। और जो हमसे बोला था वो हमने करके भी दिखाया। तो सारी चीजें डायग्राम में देखकर आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुजों के युग्म के कुछ भागों के निम्नलिखित माप दिए गए हैं। RHS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करते हुए बताइए कि क्या यह त्रिभुज युग्म सर्वांग सम है या नहीं। सर्वांग सम त्रिभुजों की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में भी लिखिए। चलिए हमें यहां पर दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक तो ये त्रिभुज दिया है और एक ये त्रिभुज दिया है। आगे हमको इनके डायग्राम्स भी दिए हुए हैं दोनों त्रिभुजों के A और B के, इसके और इसके। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर दोनों त्रिभुजों को डायग्राम से हम लोग यहां पर बताते हैं कि भाई ये त्रिभुज कैसे आपस में बराबर हैं और कौन सा त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, कौन सा त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं RHS की। RHS का मतलब क्या होता है, RHS का मतलब ये होता है, ये लगती है समकोण त्रिभुज में। और ये सर्वांग समता का यूज कब होता है कि जब एक समकोण एक कर्ण और एक भुजा, अगर आपने दो त्रिभुजों में अगर आपने दोनों के समकोण, दोनों के कर्ण और दोनों के भुजा अगर आपस में बराबर हैं, सर्वांगसम है, तो RHS लग जाएगा। और अगर नहीं होगी तो ये नहीं लगेगा, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो यहां पर हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है, RHS के अंदर जो चीजें जरूरी होना चाहिए, मतलब एक समकोण और कर्ण के साथ कोई भी एक भुजा होना चाहिए। मतलब कंपलसरी क्या है, ये और ये, एक भुजा कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोगों को यहां पर दोनों डायग्राम दिए हुए हैं और दोनों डायग्राम के साथ साथ हमें उनके यहां पर मेजरमेंट भी दिए हुए थे कि एंगल B 90 है, AC 8 है और BC 3 है, और ऐसे इसके अंदर दिया हुआ है। चलिए डायग्राम को देखते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की, है ना। फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में लिखते हैं त्रिभुज लिखते हैं। कौन सा त्रिभुज है भाई, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपको समकोण क्या बन रहा है, RPQ या एंगल ABC बराबर है RPQ के, एंगल RPQ के। क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात देखो ये दोनों 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है, पहला काम हो गया। दूसरी बात, एक कर्ण मतलब RQ बराबर AC, मतलब AC बराबर RQ, कितने का है, 8 सेंटीमीटर। एक कोण हो गया, एक कर्ण भी हो गया, आप लिख सकते हो इसको यहां पे कर्ण, ठीक है। अब एक भुजा मतलब RP, मतलब AB बराबर RP, AB बराबर RP भुजा, ठीक है, जो कितनी है
3 सेंटीमीटर है, ऐसा लिख लो भुजा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक समकोण कर्ण और भुजा, यहां पर भी एक समकोण कर्ण और भुजा बराबर है, तो हम लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR के, यहां पे लगा RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला है, आराम से फर्स्ट वाला मतलब है हो गया, सर्वांग समता हो गया, क्योंकि यहां पर जो RHS के लिए जो प्रतिबंध होता है वो यहां पे बिल्कुल फॉलो हो रहा है, तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड वाले की बात करते हैं। आपने इसको एक बार अच्छे से देख लिया, एक बार आप इससे एक बार रूबरू हो जाओ, क्लियर हो जाओ, ताकि फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मतलब सेकंड वाले पॉइंट की तरफ आएंगे और देखेंगे सेकंड वाले पॉइंट में ये चीज है कि नहीं है। तो चलिए सेकंड वाले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब यहां पर सेकंड वाले पॉइंट में मुझे दिया हुआ है, इसको देखते हैं ध्यान से। तो सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज RQP या PRQ, त्रिभुज PRQ में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली बात, इसके अंदर यहां समकोण ये है और यहां समकोण ये है, तो त्रिभुज CAQ या BAC त्रिभुज कोण ले लो, कोण BAC बराबर है कोण PQR के। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर एंगल A और यहां पर एंगल Q, यहां पर एंगल A और यहां पर एंगल Q दोनों ही 90 डिग्री के हो रहे हैं, तो यहां पर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है 90 डिग्री। अब उसके बाद एक कर्ण इसमें क्या है, यहां ये कर्ण है, तो BC बराबर RP, BC बराबर नहीं है RP के। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां जो कर्ण है वो बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक भुजा AC बराबर हो जाएगा किसके, AC बराबर हो जाएगा PQ के, बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम नहीं होगा PRQ के। क्यों नहीं होगा भाई, वो इसलिए नहीं होगा, ये सर्वांग सम नहीं होगा। हम लिखेंगे यह सर्वांग सम नहीं है क्योंकि यहां कर्ण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। आपने देखा कि यहां पर हम कर्ण की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो कर्ण है यहां पे 9 सेंटीमीटर है, मतलब BC की बात करूं तो यहां पे जो BC है वो 9 सेंटीमीटर कर्ण है। और अगर मैं यहां पे कर्ण की बात करूं तो यहां पे RP या PR बराबर 8 सेंटीमीटर है जो कि कर्ण है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये 9 है और ये 8 है। तो भाई जब कर्ण बराबर नहीं होगा, RHS के लिए क्या जरूरी होता है, RHS के लिए जरूरी होता है राइट हाइपोटेन्यूस साइड। राइट हाइपोटेन्यूस साइड का मतलब होता है समकोण कर्ण और एक भुजा का होना कंपलसरी। आप भुजा का तो चला लेते हैं भाई, भुजा तो चाहे ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है ना, पर जरूरी क्या होता है, एक समकोण और एक कर्ण, ये जरूरी होता है। भाई समकोण तो हो रहा है पर वो कर्ण बराबर नहीं हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं, हमारे पहले वाले क्वेश्चन में जाकर हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो सर्वांग सम है, ये तो सर्वांग सम है, पर ये सर्वांग सम नहीं है, ठीक है, ये सर्वांग सम नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों भैया क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये जो चीज है वो आपस में बराबर नहीं हुई, क्योंकि उसका रीजन है, क्यों हमको पता है इसका रीजन क्या है। तो यहां पर जो है हमने बताया, कारण भी दे दिया कि भाई यहां पर जो है हमारा जो कर्ण है वो क्या है, बराबर नहीं है। तो यहां हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, आप सोचिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, क्या ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमें दिख रहा है, यहां पर हमें हल करते हैं पहला, ठीक है। यहां पर जो पहले की बात हो रही है उसमें दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAB में, ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAB में। अब देखिए त्रिभुज ABC, ये रहा ABC, ये रहा A, B और ये C त्रिभुज, ठीक है ना। और उसके बाद कौन सा त्रिभुज है, उसके बाद त्रिभुज है DAB, DAB ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं बात करूं तो ये भी 90 का हो रहा है, ये भी 90 का हो रहा है। तो अब मैं सबसे पहले त्रिभुज ले लेता हूं, मतलब कोण ले लेता हूं, कौन सा, कोण DAB, देन CBA, ठीक है ना। DAB यहां पर हो जाएगा, सबसे पहले कोण DAB बराबर है कोण CBA के। क्यों, आपको खुद पता है यहां पर ये दोनों 90-90 का बन रहा है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, तो हम लोग कहेंगे यहां पर हो गया 90 डिग्री का समकोण, ठीक है, इसलिए बराबर हुआ ये। दूसरा क्या है, आपने दूसरा देखा होगा कि यहां पर DB बराबर क्या है, CA, ठीक है। हम लिख देंगे यहां पर AC बराबर DB, ये हमें दिया ही हुआ है, या BD दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोनों त्रिभुजों के लिए AB बराबर क्या हो गया, AB उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा, AB बराबर AB क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। दोनों में यहां पे B क्या हो गया, दोनों में AB क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जिससे देखिए ये आपका कर्ण है, ये आपका समकोण है, और ये आपकी एक भुजा है। तो ये पूरा किसके रूल्स रेगुलेशन पे जा रहा है, ये हमारा पूरा रूल्स रेगुलेशन पे जा रहा है, किसके, ये जा रहा है हमारा RHS के। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DAB के, है ना, समरूपता से, है ना। तो ये हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, ठीक है ना। अब हमसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हम लिखेंगे यहां पर, देखिए अब यहां पर सत्य कथन कौन सा है, तो यहां पर सत्य कथन की बात हो रही है कि यहां पर ABC और BAD, और यहां पर ABC और ABD। ABC देखिए, अगर मैं दोनों कथन की यहां पे बात करूं, अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब इसे मैं पहले कथन की बात करता हूं, है ना। यहां पे मैं बात करता हूं कथन की, ए कथन की, ठीक है ना, ए कथन की बात करता हूं। तो यहां पे ABC कौन सा है, देखिए A, B और C, ठीक है ना, ये कथन की बात करता हूं, त्रिभुज ABC ये वाले कथन की बात करता हूं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, BAD, और BA और D ये वाले कथन की बात करता हूं। तो यहां पर ये कथन, मतलब दोनों में से कौन, मतलब मुझे बोला है कि ये और ये दोनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर दोनों क्या है, यहां पर भी B है और यहां पर भी B आ रहा है, और यहां पर B है और यहां पर A है। तो यहां पर हम कहेंगे कि कथन जो A है, अब चलिए एक काम करते हैं, पहला कथन तो ये हो गया इस त्रिभुज के हिसाब से, है ना, कथन A के हिसाब से क्या हो गया, ये हो गया त्रिभुज ABC समरूप हो गया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BAD के, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप लोगों को यहां पर क्या दिख रहा है, दोनों ट्राइंगलों में, मतलब ABC, A, B और C, तो एक ये बन रहा है, दूसरा B, A और D यहां पर, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूं, कथन दूसरे वाले की, तो कथन दूसरे में क्या दिया हुआ है, ABC। अब कथन दूसरे में देखो A, B और C, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक ये वाला, और दूसरी बार क्या हो गया, ABD और A, B और D। तो यहां पर जो दूसरा जो कथन है, ABC
और दूसरा है ABD। देखो आपको यहां पर देखने में क्या नजर आ रहा है, आपको एक बात देखना, दोनों में शीर्ष अलग अलग हो गए, है ना, यहां पर दोनों में शीर्ष अलग अलग हो गए। देखिए यहां पर ABC, A B और C ये वाले की बात हो गई, और दूसरे वाले में ABD, तो A B और D, ABC ABC ये वाले की, और दूसरे में बात हो रही है ABD, तो दोनों में जो शीर्ष क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो कथन है, अब आप लोग थोड़ी देर देख के बताइए कि यहां पर कौन सा कथन सत्य होगा, या किसमें हम लोग कह सकते हैं कि किसमें हमारा जो दोनों में शीर्ष किसमें अलग अलग हो रहा है। तो आप लोग मुझे एक बार थोड़ा सोच के बताइए कि यहां पर क्या शीर्ष अलग हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो आप लोगों ने यहां क्या देखा, हमारा जो कथन ए है ना, चलिए अब मैं बता देता हूं, हमारा यहां पे कथन ए जो है वो सत्य है, कथन ए क्या हो गया, वो सत्य हो गया, और जो कथन बी है वो असत्य है, क्योंकि इसमें शीर्ष में सुमेलन नहीं है, मतलब शीर्ष क्या है, अलग अलग है। तो हम बोलेंगे कथन बी जो है वो क्या है, असत्य है, असत्य है। यहां शीर्ष में सुमेलन नहीं है, मतलब देखा जाए तो हम जब पहले वाले की बात कर रहे थे तो पहले वाले में यहां पे और यहां पर हमें क्या मिल रहा था, 90 डिग्री का एंगल मिल रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो गए, शीर्ष अलग अलग हो गए, जिसमें क्या हुआ, उनमें सुमेलन नहीं हुआ। तो यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म, जो कि बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर हमारी प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर वो सारी चीजें हैं जो हम लोग अपने 7.2 है उसके अंदर हम लोग बारीकियां समझेंगे। चलिए, हमें दिया है निम्नलिखित में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे हमें दिया है AC बराबर DF, AB बराबर D और BC बराबर EF। अगर यहां पर हम बात करेंगे कि अगर AC बराबर DF, यहां पर AC किसके बराबर है, DF के बराबर है, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर AB किसके बराबर है, यहां पर AB बराबर है आपका DE के, ठीक है। उसके बाद आपका BC किसके बराबर है, यहां पर आपका BC बराबर हो जाएगा EF के। अब यहां पर हम लोग बताएंगे कि यहां पर जब किसी दोनों त्रिभुजों की अगर तीनों भुजा आपस में, है ना, मतलब यहां पर अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, मतलब यहां पर AB बराबर क्या हो गया, यहां पर AB बराबर आपका AB बराबर हो गया आपका D, है ना, AC बराबर हो गया आपका DF और BC बराबर हो गया आपका EF। तो हम कहेंगे यहां पर कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, यहां पर साइड साइड साइड, है ना, जिसको हम लोग कहेंगे भुजा 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 प्रतिबंध से, प्रतिबंध से, भुजा 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 प्रतिबंध से, ये क्या हो गया, ये यहां पर प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने ये देखा कि यहां पर जब हमने भुजा 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 प्रतिबंध लगाया तो भुजा भुजा प्रतिबंध लगाने से वो क्यों लगा, क्योंकि यहां पर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, मतलब वो मतलब कह सकते हैं कि वो माप में, है ना, साइज में सभी दूर से क्या है, बराबर है, इसलिए यहां पर भुजा 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 मैंने लगाया। तो यहां पर हमारा पहला जो क्वेश्चन था जो कि हमने कंप्लीट किया। चलिए आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां दिया हुआ है निम्न में से कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। यहां पर ZX बराबर RP, देखिए ZX बराबर किसके है, RP के, और RQ बराबर है RQ बराबर है यहां पर किसके, ZY के, और यहां पर एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, ZXY के।
एक्स वाई जेड के, तो एक्स वाई जेड के। तो यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर एक भुजा मतलब जेड एक्स बराबर किसके हो रहा है, आरपी के, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक कोण, तो पी आर क्यू बराबर हो रहा है किसके, एक्स वाई जेड के। और उसके बाद एक और भुजा आर क्यू बराबर जेड वाई। तो यहां पर ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी आर क्यू बराबर सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के। कौन से प्रतिबंध से, हम इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड, जिसको बोलते हैं हम लोग भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से। भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से यह चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है ना। मतलब हमको प्रतिबंध समझ में आना चाहिए कि हमने कौन सा प्रतिबंध लगाया। और यहां पर हमारे क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि ये वाली भुजा मतलब आरपी भुजा जेड एक्स के बराबर है, जेड वाई बराबर भुजा जो है वो आर क्यू के है। और यहां पर एक कोण, ये वाला कोण किसके बराबर है, ये वाले कोण के। तो यहां पर हमें क्लियरली वो समझ में आ रहा है। तो हमने ये बिल्कुल बिना मतलब अच्छे से समझ के हमने यहां पे वो प्रतिबंध लगाया कि भाई यहां पर साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से ये चीज प्रूव हो गई। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्न में से आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर भी हमें सर्वांग सम प्रतिबंधों का कौन सा प्रतिबंध यहां पे लग रहा है कि जब दो कोण और एक भुजा अगर यहां पर हमें दी हुई हो, तो वैसे तो वहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब यहां पर दो कोण मतलब एंगल और साइड, तो यहां पर हम बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल, हम बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल, है ना। मतलब इसको बोलेंगे भुजा वो कोण भुजा कोण, कोण भुजा और कोण। अब वो कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहली बात हमने कौन सा एंगल लिया, एम एल एन, एम एल एन वो किसके बराबर है, एफ जी एच के। एफ जी मतलब ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर है। दूसरा एन एम एल, एन एम ये वाला एन एम एल बराबर है जी एफ एच के, जी एफ और एच के, ठीक है। उसके बाद जो एक भुजा है कौन सी, एम एल भुजा है वो किसके बराबर है, एफ जी के, ये वाली भुजा। तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, अगर मैं उसको यहां पर ऐसा लिखूं, ये आपके समझाने के लिए मैंने बताया था। मतलब सबसे पहले हम बताएंगे कोण भुजा कोण, है ना। कोण भुजा कोण को हम लिखते हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि त्रिभुज एम एल एन, त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज जी एफ एच में जो भी त्रिभुज को हमें सर्वांग सम बताना होता है, सबसे पहले उन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। अब दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले क्या बात हो रही है, सबसे बात हो रही है एम एल एन बराबर है एफ जी एच के, ठीक है। दूसरा एक भुजा ले लो, एम एल बराबर है एफ जी के, और एक कोण ले लो के एल एम एन वो बराबर है एन एम एल वो बराबर हो जाएगा जी एफ एच के। तो यहां पर त्रिभुज एल एम एन सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज जी एफ एच के, है ना। यहां हो जाएगा एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण प्रतिबंध से यहां पर कोण भुजा कोण प्रतिबंध से, ठीक है। तो यहां पर जब भी दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के, दो कोण और एक भुजा से बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल के बराबर है, साइज वाइज में सब कुछ बराबर है, तो वहां पर वो क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो यहां पर हमने वही चीज लगाई और इसको करते कैसे हैं ये भी मैंने आपको दिखाया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसको कैसे करना है। चलिए आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमें दिया है कि निम्न में से आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर हमें दिया है कि हमें यहां पे दो डायग्राम दिए हैं। अब यहां पर सबसे पहली बात हमें एक चीज समझ जाना चाहिए कि जब भी हमें समकोण त्रिभुज अगर दिख रहा है और समकोण त्रिभुज के साथ अगर एक जो कर्ण है और कर्ण के साथ एक भुजा भी दी हुई हो तो वहां पर आरएचएस का यूज बिल्कुल करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं कि तो कौन कौन से त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDB में, है ना। त्रिभुज ABE और CBD में यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले CBD में। अब देखिए सबसे पहले हमें दिया है कि EB बराबर DB, है ना। ये देखो EB बराबर DB, ठीक है। तो ये कौन सी भुजा है, कर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए EB बराबर DB जो कि हमारा बना रही है कर्ण, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है AE बराबर, या उसके बाद ले लो कि एंगल EAB बराबर एंगल DCB, एंगल DCB क्या बना रहा है, ये बना रहा है 90 डिग्री का समकोण, ठीक है ना। देखिए यहां पर भी B है और यहां पर भी C है, तो ये 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एक भुजा कौन सी ले ली, AE बराबर DC, ठीक है ना। AE बराबर BC, ये वाली भुजा, ये दो लाइन से आप समझ रहे हैं, ये वाली, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया, तो जिससे क्या हो गया, देखिए एक कर्ण, एक समकोण और एक भुजा, है ना। अगर हम जब भी आरएचएस लगाते हैं, आरएचएस में क्या होना चाहिए, सबसे पहले समकोण, अगर समकोण बराबर होगा उसका कर्ण बराबर होगा और कर्ण के साथ एक भुजा बराबर होगी, तो यहां पर हम लोग लगाते हैं आरएचएस। मतलब त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज CDB के, हम बोलेंगे आरएचएस सर्वांग समता से, आरएचएस सर्वांग समता से। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि आरएचएस कहां लगता है, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने उसका यूज किया और यहां पर हमने बताया कि भाई आरएचएस होता है तो यहां पर क्या शर्तें लगती हैं, वो चीज हमने देखी और बहुत आसानी से ये खत्म भी हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहां पर ये क्वेश्चन समझने की बात है। अब वैसे तो हम लोगों ने इतने सारे प्रतिबंध तैयार कर लिए हैं या हमें बहुत सारे प्रतिबंध पता पड़ भी गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब केवल हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर देना है। हमें दिया है कि ART और PEN दर्शाना चाहते हैं, मतलब यह है आपका ART और PEN दर्शाना चाहते हैं, है ना। यदि आप इसमें साइड सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करते हैं, मतलब यहां पर अगर आप भुजा का प्रयोग करते हैं, प्रतिबंध का प्रयोग करते हैं, तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। तो मुझे देखिए सबसे पहली बात, अगर मुझे ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ART तथा त्रिभुज PEN में, ठीक है, तो मुझे AR किसके बराबर बताना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये A वाला है। तो मुझे AR किसके बराबर बताना पड़ेगा, देखिए AR मुझे बताना पड़ेगा किसके, PN के, किसके, PE के। AR बताना पड़ेगा मुझे PE के, ठीक है। उसके बाद जब B वाला है RT किसके बराबर बताना पड़ेगा मुझे, देखिए RT ये वाला RT मुझे किसके बराबर बताना पड़ेगा, EN के, तो ये हो जाएगा EN, ठीक है। और ऐसे ही C AT किसके बराबर बताना पड़ेगा, ये AT मुझे बताना पड़ेगा PN के, किसके बराबर बताना पड़ेगा, PN के। तो देखिए मैंने यहां पर आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें बता दी, जिससे मेरे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ART सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PEN के, किसके, कौन से रूल से, साइड
साइड सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से, है ना कितना इजी। तो बस क्वेश्चन में आपको सब चीजें दी हुई हैं, बस हमें क्या करना है, हमें बस अपने क्वेश्चंस के आंसर देना है, क्योंकि प्रतिबंध अगर हमें पता हो तो हम क्वेश्चनों का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। जैसे ए आर मैंने बताया पी के, आर टी मैंने बताया ई एन के, और ए टी मैंने बताया पी एन के। ये हो गया मेरा आंसर। और हाँ, ये चीज भी ध्यान रखना कि जैसे सिंगल टिक है तो यहां पे सिंगल टिक के ये डबल है तो यहां डबल, ये ट्रिपल है तो ट्रिपल, मतलब ये लाइन के बराबर, ये लाइन के बराबर, और ये लाइन के बराबर। तो यहां पर आप लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि यदि ए आर टी और पी एन दर्शाना चाहते हैं, यदि दिया गया कि एंगल T बराबर एंगल N है और आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी। चलिए, तो मैं इसको भी वैसे ही सॉल्व करता हूं जैसे कि पहला बताया था। चलिए, सबसे पहले हम ले लेंगे हल पे हम ले लेंगे त्रिभुज ART तथा त्रिभुज PEN में, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मुझे यहां पर SAS सर्वांग समता का प्रयोग करना है तो मुझे एक साइड मतलब एक भुजा, एक कोण और एक साइड एक और लेना है, जिसमें मुझे एक कोण तो दिया ही हुआ है ना, मतलब दो भुजा बची। अब देखिए, यहां पर मुझे पहले दिया था RT किसके बराबर रखना पड़ेगा, देखिए RT मुझे रखना पड़ेगा EN के बराबर। किसके बराबर, EN के बराबर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद EN के बराबर, ठीक है। उसके बाद यहां पर मुझे दिया था एंगल T बराबर एंगल N, ये मुझे दिया है, ठीक है, ये तो दिया ही हुआ है। और उसके बाद जो PN है, जो ये B वाला है PN किसके बराबर बताना पड़ेगा, PN मुझे बताना पड़ेगा AT के। किसके बराबर, AT के। तो ये हो जाएगा AT। तो ये मेरा हो गया भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो जिससे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ART सर्वांग सम हो गए त्रिभुज PEN के, ठीक है, PEN के। हम क्या लिखेंगे इसको, है ना, हम लिखेंगे SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो यहां पर ये हो गया सॉल्व, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से खत्म भी कर लिया। तो यहां पर केवल मैंने बताया ना, अगर रूल रेगुलेशन अगर हमें बहुत अच्छे से पता होते हैं तो हम इसका आसानी से बिल्कुल जवाब दे सकते हैं जो इनने पूछा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये बहुत ही आसानी से खत्म हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें यहां दिया है कि यदि ART और PN दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, और आप यहां पर कोण भुजा कोण प्रतिबंध का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता होगी। अब देखिए, यहां पर हमें क्या बोला है कि यहां पर एक भुजा दी हुई है, जो हमसे ये भुजा पूछिए। अब वो दो कोण कैसे होंगे, वो दो कोण क्या हो सकते हैं, तो चलिए आते हैं हम यहां पे दोनों प्रतिबंधों को कैसे बताते हैं हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं हल पे लिखेंगे त्रिभुज ART तथा त्रिभुज PEN में, ठीक है। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले हमको कोण भुजा कोण दिया है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप ये वाला कोण ले लीजिए, ये वाला कोण। इस कोण को कैसे लिखेंगे, देखिए, यहां पे ए लिख देते हैं, कोण RAT बराबर है कोण EPN के, ठीक है। उसके बाद एक भुजा AT बराबर PN, AT बराबर PN जो कि दिया है, ठीक है ना, दिया है, ठीक है। उसके बाद एक और ले लो जो कि हमको यहां पर पहले भी दिया हुआ था, ये वाला, कि एंगल ART बराबर हो जाएगा एंगल PEN के,
पी एन के, तो यहां ये हो गया। तो हमने पहला कौन सा ले लिया, हमने ले लिया ये वाला, ए वाला ये वाला ले लिया और बी ए वाला ले लिया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए आर टी, त्रिभुज ए आर टी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज पी ई एन के, जो हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से या प्रतिबंध से। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया और हमने यहां पर देखा कि प्रतिबंध कैसे यूज करते हैं। बस हमें बोला था एक भुजा दी हुई थी, अब हमने एक कोण निकाला। जरूरी नहीं है कि जो मैंने कोण लिया आप ये वाला कोण भी ले सकते थे, कोई बात नहीं थी, ये वाला कोण भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। हमें तो दो कोण ढूंढना थे, दो कोण आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, तो बस यहां पर हो गया। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे क्वेश्चन से मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर दिया है कि आपको त्रिभुज AMP और त्रिभुज सर्वांग सम है AMQ दर्शाना है, निम्न चरणों में रिक्त कर्णों को भरिए। चलिए देखिए, कुछ चीजें हमें डायग्राम के माध्यम से समझना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहां पर हमें ये दो टिक दिए हुए हैं, इसका मतलब यह है कि हमको ये भुजा और ये भुजा पहले से बराबर दी हुई है। वैसे ही अगर ये कोण और ये कोण के बारे में बात हो रही है और इस पर टिक लगा हुआ है, मतलब बताया हुआ है, शो किया हुआ है, तो इसका मतलब यह होता है कि ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। आई बात समझ में? अब जैसे हमसे पूछा है कि AM बराबर QM, मतलब सॉरी PM बराबर QN, ये बराबर क्यों है? यहां पे हम लिखेंगे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, एंगल PMA, एंगल PMA और एंगल QMA, ये भी क्या है? ये भी दिया हुआ है। यहां पे भी क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। तीसरा क्या है? AM बराबर AM, देखिए ये भी AM है इस त्रिभुज के लिए, ये भी AM है और इस त्रिभुज के लिए ये भी AM है। मतलब अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज बनाऊं तो दोनों त्रिभुजों के बीच में एक जो हम लोग कहेंगे माध्यिका, तो PMQ, मतलब ये जो त्रिभुज है ये इसके लिए भी है और ये जो है M वो इसके लिए भी है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई। यहां क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। चलिए आगे क्या है? आगे है कि यहां पर यह हुआ कैसे? देखिए यहां पर थी भुजा, यहां पर था कोण और यहां पर थी भुजा, तो ये दोनों समरूप काय से हुए? भुजा कोण भुजा से। काय से हुए? भुजा कोण भुजा से, जिसको हम कहेंगे SAS। ये हो गया भुजा कोण भुजा से। तो यहां पर ये थी हमारी भुजा, ये था हमारा कोण और ये थी हमारी भुजा, जिससे भुजा कोण भुजा से हमारा ये क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। तो देखा आप लोगों ने, मैंने ये डायग्राम आपको इसलिए दिया हुआ था क्योंकि इस डायग्राम में यहां पर जो चीज शो कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये दिया हुआ है कि भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और यहां पर PMA और QMA, यहां पर ये दोनों एंगल जो दिए हुए थे, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर है। तो ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, जिसमें AB बराबर क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया, जिसकी वजह से साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा से हमारा क्या हो गया? प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो बहुत इजी है, काफी अच्छे से समझ में भी आ चुका है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमें यहां पर दिया है कि त्रिभुज एंगल A30, एंगल B40 और एंगल C 110 और एंगल PQR में एंगल A बराबर 30, एंगल Q बराबर 40 और एंगल R बराबर 110। एक विद्यार्थी कहता है कि इस एंगल सर्वांगता प्रतिबंध से दोनों समरूप हैं। क्या यह कथन सत्य है? क्यों या क्यों नहीं?
सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं कि ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। एंगल 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 जैसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हो जाएं, लेकिन वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में लेंथ में कभी भी बराबर नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो यहां हम कहेंगे कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है ना। हम लिखेंगे एंगल 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 उत्तर, एंगल 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 सर्वांग समता जैसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई प्रतिबंध नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि यह कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर भी हो जाएं, तीनों कोण है ना, यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण है ना अन्य किसी त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर भी हो जाएं, यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण अन्य किसी त्रिभुज के बराबर भी हो जाएं, पर वह है ना, पर वह माप में बराबर नहीं होंगे, पर वह लंबाई में बराबर नहीं होंगे। मतलब इनका कहने का मतलब यह है, मतलब हमने ये समझाया कि भाई त्रिभुज है वो अगर इनके माप के हिसाब से बराबर तो हो जाए, पर बाकी हिसाब से वो त्रिभुज आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, भुजाओं के बराबर नहीं होंगे। ऐसा लिख सकते हैं, पर वह भुजाओं के बराबर नहीं होंगे, पर वह भुजाओं के बराबर नहीं होंगे। आई बात समझ में? मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी भुजाएं भी बराबर हों, इसलिए एंगल 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 जैसा मतलब कोण 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 जैसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। यह कथन क्या है, असत्य है। इसके अंदर केवल हमें रीजन ही लिखना था, जो कि हमने लिखा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हमें जो दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आकृति में त्रिभुज ART और OWN सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम दिया हुआ है, जिनके संगत भागों का अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं कि एंगल ये जो है वो सर्वांग सम किसके हैं, हमें दिया है कि आकृति में दो त्रिभुज ART और OWN सर्वांग सम है। मतलब ART और उसके बाद OWN क्या है, सर्वांग सम है, जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज RAT किसके बराबर है, हम लिख सकते हैं कि वो WNO के सर्वांग सम है। पर वो क्यों है, कैसे है, वो सारा रीजन हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं वो रीजन क्या होंगे और उसको किस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग मुझे भी बता सकते हैं, एक बार सोच लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, एक बार फिर से देखिए कि आकृति में दो त्रिभुज ART और OWN सर्वांग सम है। आकृति में सर्वांग सम है, जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है ना, मतलब ये जो है ये सर्वांग सम है और इनके सर्वांग सम भागों को चित्र में अंकित किया गया है। तो जिससे ये जो है वो कैसे सर्वांग सम होंगे ये देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज दिया है त्रिभुज
ART सर्वांग सम है त्रिभुज OWN के, ठीक है ना, जिसके संगत भाग इस प्रकार है, जिसके संगत भाग इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो चलिए देखिए, आप लोग यहां पर जो मैंने अधिकतर बार आपको बताया है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर आप लोगों को चित्र में इनका मतलब क्या होता है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यहां पर संगत भाग बताए हुए। अब आप इनमें से कौन से संगत भाग लेते हैं और उसके बाद वो कौन से भागों से यहां पर आपका त्रिभुज प्रूव हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं जैसे AR बराबर हो जाएगा आपका WO या OW दिया है, चलिए ठीक है। उसके बाद आप एक कोण ले लो, क्योंकि कोण में दिए हुए ना, तो आप ले लो RAT, एंगल RAT, या ले लो ART बराबर है NWO के, ठीक है ना, NWO के, ये भी दिया है। एक भुजा और ले लो, एक भुजा AT बराबर NO, ठीक है, ये भी दिया है, जिससे त्रिभुज RAT कॉन्ग्रेंट हो गए। देखिए RAT वो आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किसके, RAT जो आपके RAT कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके OWN के, ठीक है ना, किसके हो जाएंगे, OWN के, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, यह है भुजा कोण भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो केवल दिया था कि भाई RAT किसके होगा, तो RAT आप बता सकते हैं OWN के। तो यहां पर हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद यहां पर हम लोगों ने उसको पूरा तरीके से, OWN नहीं, देखिए यहां पर ये वाला कोण ये A बीच में आ रहा है, तो आप इसको भी यहां पे लिख लीजिए WON के, ये हो जाएगा WON के। देखिए पहचानते कैसे हैं, देखिए यहां पर RAT था, तो RAT, यहां पे RAT जो है वहां पर ये हो जाएगा, तो वहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा WON, तो यहां पर भी ये कोण, तो ये दोनों कोण जो है ये बराबर आना चाहिए, ये वाला दो है, दोनों जो त्रिभुज हैं वो बराबर आना चाहिए। तो यहां पर हम लोगों ने उसको बताया, तो ये हो जाएगा यहां पर किसके, WON के। तो यहां पर ये हो गया क्लियर, और उसके बाद हमने यहां पर क्वेश्चनों को समझा, और जिस कोण को बीच में लेते हैं, तो वो जो कोण बीच में, जैसे ये है, जैसे मुझे बताना है, ये हो जाएगा एंगल ART, तो इसमें कौन सा बराबर हो जाएगा इसके, ये वाला, वो हो जाएगा OWN के, तो OWN के। तो देखो यहां पर R ये सिंगल था, तो यहां पर W सिंगल है, तो यहां पर दोनों कोण बीच में जो बराबर है वो बीच में आना चाहिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको कैसे करने का तरीका किस तरह से कैसे कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हमें दिया है, कथन को पूरा कीजिए कि BAC, मतलब BAC, ये वाला BAC जो है वो कैसे सर्वांग सम हुआ। तो सबसे पहले कथन पूरा करने के लिए हमें जो त्रिभुज में दिया हुआ है, त्रिभुज में जो दिया हुआ है कि भाई BAC कैसे इक्वल हुआ, BAC कैसे इक्वल हुआ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए इसके जो भाग हैं, सबसे पहले BT बराबर हो जाएगा BC के, दिया है, ठीक है, दिया है ये वाली, ठीक है। उसके बाद देखिए CA, एंगल CBA बराबर हो जाएगा TBA के, एंगल TBA के, ये भी दिया है, ठीक है। उसके बाद आप एक और ले लो, यहां पर TA बराबर TC है ना, TA बराबर AC, ये भी दिया है, ठीक है।
अब जिससे ये आपका त्रिभुज BCA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BCA बराबर हो जाएगा BTA के, त्रिभुज BTA के, ये सर्वांग सम हो जाएगा। कौन से प्रतिबंध से? ये हो जाएगा आपका भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से, जिसको हम कहेंगे भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से। तो यहां पर हम लोगों ने उसको सॉल्व किया और ये जो तीनों चीजें निकल के आए, इसके जो हिस्से निकल के आए वो कौन से दो त्रिभुज के कि BAC BCA बराबर हो गया BTA के। तो यहां पर हम लोगों ने उसको सॉल्व किया और बहुत आसानी से ये हम उसको बता पाए कि भाई ये कैसे सॉल्व हुआ। यहां पर हमें एक भुजा और ले सकते थे पर हमें दिया नहीं हुआ था, ठीक है, जैसे BA बराबर BA, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के लिए यहां पर क्या थी, ये इक्वल थी। तो यहां पर हम लोगों को जो सामने शो हो रहा है, जैसे ये दोनों भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये दोनों भुजा और एक कोण, मतलब भुजा कोण भुजा, तो हमने लिखा भुजा कोण भुजा। तो चित्र को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दो भुजा और एक कोण अगर हमें दिया है तो हमें क्या प्रतिबंध लगाना है, तो हमने उससे समझ लिया और उससे समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर दिया है कथन को पूरा कीजिए। अब यहां पर भी हमें कथन को पूरा करना है, तो ध्यान रखिएगा आपको ये लाइन क्या कह रही है। देखिए यहां पर आपको समझना किस चीज से, यहां पे हमें तीन भुजा दी है, 1 2 3 और यहां पे भी 1 2 3, तो तीनों ही भुजा, मतलब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप लोग एक काम करिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कि देखिए PQ बराबर किसके हो जाएगा, यहां पे दो लाइन किसके बराबर है, यहां पर ये दो लाइन किसके बराबर है, RQ के, ठीक है। सबसे पहले एक काम करिए, यहां पर ले लीजिए PT बराबर QR, ठीक है, यहां पर ले लीजिए PT बराबर QR, ठीक है, एक भुजा ये रही है ना। उसके बाद यहां पर आप ले लीजिए PQ बराबर आपका ये हो जाएगा, या तो इसके अंदर एक काम और करिए, चलिए अगर भुजा समझ में नहीं आती है तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण आपको क्लियर दिख रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, PT बराबर QR हो गया। उसके बाद आप एक कोण ले लीजिए, जैसे PTQ, एंगल PTQ बराबर हो जाएगा आपका RQS के, किसके, RQS के, ठीक है ना। देखिए ये भी T है और ये Q है। उसके बाद एक भुजा और ले लो, PQ बराबर RS, ठीक है ना, क्या ले लोगे, PQ बराबर RS, है ना। वैसे यहां पर आप उसको भुजा से भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको वापस से भुजा कोण भुजा से कर दिया। तो हमारा ये तो त्रिभुज है वो है QRS बराबर हो जाएगा QPT के, किसके हो जाएगा, QPT के, QRS QPT के सर्वांग सम हो जाएगा। तो सर्वांग सम के जितने भी भाग हुए वो हमने लिख लिए। ऐसा जरूरी नहीं है जो मैंने लिया, आप यहां पर आपको जो दिख रहा है आप अपने हिसाब से भी ले सकते थे। अपना नॉलेज से आप लोग काम करिए, आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं होगा। और जैसा जैसा मैंने बताया, आप इसके अंदर एक कोण और ले सकते थे और एक भुजा और ले सकते थे। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन जैसे ये डबल लाइन है, डबल लाइन आपको दिख रही है, तो मैं उसका एक तरीका और बताता हूं। देखिए क्या करिए आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आपको जो भुजा बराबर दिख रही है, PT बराबर किसके हो गई, PT बराबर हो गया QR के, चलिए ये हो गया, एक भुजा हो गई। अब एक कोण ले लो तो आपका हो जाएगा QT एंगल QTP बराबर हो जाएगा एंगल RQS के, ठीक है, RQS के। उसके बाद एक एंगल आपको और नजर आ रहा होगा QPT, अब ये लीजिए एंगल TPQ, ये बराबर हो जाएगा SRQ के,
एंगल एस आर क्यू के। तो यहां पर हमें यहां से भी हम बता सकते हैं, ये होगा ये हमारी साइड, ये हो गया एंगल, और ये भी हो गया ये साइड एंगल, एंगल हम इसको बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल। तो ये जो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज क्यू आर एस, क्यू आर एस सर्वांग सम हो जाएगा, क्यू आर एस सर्वांग सम हो जाएगा क्यू पी टी के, ठीक है, क्यू पी टी के, क्यू पी टी के। इसको लिखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से। मतलब यह है कि आप उसको कैसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है कि भाई जो इसमें जो आपको जो क्या दिख रहा है बराबर आप उसके हिसाब से लिखो। जैसे यहां पर हमें बिंदु से भी शो किया था, तो आप इन बिंदु को भी ले सकते थे, ठीक है ना। मैंने नहीं लिया, मैंने तो दो, ये दो इसके बराबर, ये एक इसके बराबर, मेरे को जो एक एक लाइन बराबर दिखी वो मैंने एक एक लाइन बराबर ले ली। तो यहां मैं उसका भी यूज करके भी सॉल्व कर सकता था, जैसे कि यहां पर किया है। तो आप लोग भी चाहें तो उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लॉजिकल है। क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकृत शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज को इस प्रकार बनाइए। मतलब क्या है, आपको त्रिभुज ऐसे बनाना है जिनका क्षेत्रफल एक हो। पहला त्रिभुज सर्वांगसम हो, दूसरा त्रिभुज सर्वांगसम ना हो। तो चलिए सबसे पहले की हम बात करते हैं पहले वाले त्रिभुज की, ठीक है। पहले वाले त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये त्रिभुज मैंने बनाया, त्रिभुज एबीसी, एबीसी, और ये वाला त्रिभुज बनाया मैंने पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब चूंकि ये त्रिभुज जो है ये इसको मेरे को सर्वांगसम बताना है, तो देखिए यहां पर ये त्रिभुज, ये लाइन इस लाइन के बराबर और ये लाइन इस लाइन के बराबर, मतलब दिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। तो क्षेत्रफल अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वांग सम हो गई, क्षेत्रफल बराबर है, उनके परिमाप भी बराबर होंगे। परिमाप कैसे बराबर होंगे, मान के चलिए ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात दिया है त्रिभुज, दिया है त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, दिया है त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है ना। अब देखिए सबसे पहली बात क्या होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, तो क्षेत्रफल बराबर है तो क्या हो जाता है यहां पर कि वो सर्वांग सम भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई ए भी बराबर है किसके, ए भी बराबर है पी क्यू के, क्यों, क्योंकि भाई ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी बराबर है किसके, ए सी बराबर है पी आर के, क्यों, 3 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर क्यू आर के, ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर ये जो हो गया त्रिभुज एबीसी, ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, काय से, साइड 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 से। तो ये तो हमें पता है ना। पहला तो हो गया भाई त्रिभुज सर्वांग सम हो, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए क्योंकि इनके परिमाप भी बराबर हो जाएंगे। अगर मैं तीनों के परिमाप को जोड़ूं तो परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये एबीसी का है, और ये हो जाएगा पी क्यू आर का परिमाप, ठीक है। तो एबीसी का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 3 7, 7 और 5 8 9 10 11 12, तो 12 बराबर 12, तो परिमाप भी बराबर हो गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है, और ये सर्वांग सम भी हो गए। चलिए ये तो बात हमको आ गई अच्छे से समझ में, आ गई ना अच्छे से समझ में। अब आती है दूसरे वाली बात,
इसकी बात आती है, ठीक है ना। अब इसकी बात के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हमें फिर से डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए अब हम आते हैं, भाई क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका ध्यान रखना है, विशेष से बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या करा, एक त्रिभुज ये बनाया, एक त्रिभुज ये बनाया, और इस त्रिभुज को, ये वाले त्रिभुज को मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है ना, मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमारा है एबीसी और ये है पी पी ये हमारा ये त्रिभुज है, तो ये है आपका पी क्यू आर एस, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज है ना। अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर अगर मैं त्रिभुज का कर्ण यहां पे थोड़ा सा बढ़ा दूं, त्रिभुज का कर्ण अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक है, कर्ण अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये वाली भुजा का अगर मैं कर्ण 5 सेंटीमीटर कर दूं, और ये कर्ण जो है ये आपका 4 सेंटीमीटर है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बाकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ भी यहां पे 4 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक अगर ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या है, अब आप मेरी बात ध्यान से समझना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो जाहिर सी बात है इस वाले क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे यहां पर देखेंगे कि 1/2 आधार कितना है 3, ऊंचाई 4 है, यहां पे भी क्या है आधार 3 और ऊंचाई कितनी है 4 है, तो 2 दूनी 4, 2 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। भाई देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल तो बराबर आ रहे है ना, आ गए ना बराबर। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि भाई त्रिभुज के परिमाप बराबर नहीं होंगे यहां पर, है ना, क्योंकि यहां पर ये बड़ा है और ये हाइट छोटी है, तो यहां पे परिमाप बराबर नहीं होंगे, और परिमाप अगर बराबर नहीं होंगे तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है। देखिए कैसे, अब अगर मैं बात करूं सर्वांगसम नहीं है, तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं कि यहां पर कोण B बराबर कोण R है, क्यों है 90 डिग्री, चलिए हो गया 90 डिग्री। उसके बाद अगर एक भुजा में ले लूं, एक कर्ण, ये कर्ण AB बराबर PQ, भाई ये बराबर नहीं है, भाई दोनों कर्ण अलग अलग है ना, और एक भुजा BC बराबर क्या हो गया QS, अब BC बराबर QS तो हो गया, पर हमारा यहां पे कर्ण क्या आ रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, तो जिससे क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांगसम नहीं है त्रिभुज PQR के, नहीं है ना सर्वांगसम। तो हमसे क्या बोला था, हमसे यही तो बोला था कि भाई त्रिभुज सर्वांगसम ना हो, पर अगर मैं इनके क्षेत्रफल निकालूंगा तो इनका क्षेत्रफल बराबर रहेगा, पर ये सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको कर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें हाइट और आधार की जरूरत पड़ती है। तो ये रहा आधार और ये हाइट, तो आधार और हाइट तो दोनों की बराबर है, पर भाई अगर मैं दोनों को सर्वांगसम बताऊंगा तो सर्वांगसम बताने के लिए यहां पर दोनों के जो कर्ण हैं वो अलग अलग है, अगर कर्ण बदल जाएंगे तो फिर त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा, यहां पे RHS रूल नहीं लगेगा। तो यहां हम लोग इस तरीके से इसको बताएंगे कि भाई त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होगा और त्रिभुज सर्वांगसम कैसे नहीं होगा। तो यहां हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पे दिया है, आकृति में एक सर्वांगसम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज ABC PQR सर्वांगसम हो जाए, आपने किस प्रबंध का प्रयोग किया। चलिए सबसे पहले आपको यहां पर क्या दिख रहा है, मतलब हमें क्या बताना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बताने के लिए आप यहां पे क्या युक्ति अपनाओगे या क्या आप यहां पे लगाओगे जिससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। सबसे पहली बात, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में,
ठीक है, चलिए त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर में सबसे पहले आपको देखो क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है एंगल एबीसी बराबर है एंगल आर क्यू पी के, आर क्यू पी के, आर क्यू पी के, क्यों 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद कोण और दोनों कोण के बीच की जो भुजा है BC बराबर आर क्यू, BC बराबर आर क्यू, ठीक है, BC बराबर आर क्यू। उसके बाद एक कोण और दिख रहा है, कोण ACB बराबर कोण PRQ, PRQ। देखिए यहां पे भी डबल है और यहां पे भी डबल है, तो ये रख C था और ये था R, ठीक है, तो ये बराबर, तो हमने कौन सा, ये हमें दिया है। अब हमने कौन सा यहां पे युक्ति लगाई है, हमने लगाया है यहां पर भुजा कोण भुजा कोण, ठीक है, हमने लगाया यहां पे कोण भुजा कोण, तो हम लिखाएंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज PQR के, किसके, कोण भुजा कोण प्रतिबंध से। इसको हम लिखेंगे कोण भुजा कोण प्रतिबंध से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और हमने इसको कैसे सॉल्व किया ये आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई कोण भुजा कोण यहां पर हमने कैसे यूज किया, और जो जो चीजें हमको यहां पे दिख रही थी ना, हमने दो कोण तो हमें दिए हुए थे, दो कोण हमें क्लियरली दिख रहा था, एक ये कोण और एक ये कोण, और एक ये भुजा और एक ये भुजा, मतलब ये भी कोण ये भी कोण, हमने केवल ये वाली भुजा हमने यहां पे लिया, जिससे यहां पर प्रूव हो गया कि भाई कोण भुजा कोण से ये दोनों कैसे प्रूव हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमने कौन से प्रतिबंध का यूज किया, एंगल साइड एंगल का, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आपके सामने भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इसको कैसे सॉल्व किया, किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आगे ले गए, आपके सामने पूरा है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें दिया है चर्चा कीजिए कि क्यों ABC जो है वो सर्वांग सम है FED के, हमें चर्चा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है, कैसे हमें बताना है, सारी चीजें आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FED में, है ना, FED और इसमें। देखिए सबसे पहली बात, हमको यहां पर जो चीजें बताना है वो आपके सामने यहां पे क्लियरली दिख रही है, और अगर ये मैं बिल्कुल स्पष्ट से बता दूं तो यहां पर ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले मैं लिखाता हूं एंगल ABC बराबर है एंगल DEF के, ईच 90 दिया है, ईच 90 दिया है, ठीक है ना, दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग, अगले बात क्या है, BC बराबर DE, BC बराबर DE भुजा, ये भी हमें क्या है, दिया है, ठीक है। उसके बाद एंगल BAC बराबर EFD, ये भी हमें दिया है। अब देखिए यहां पर वही बात, कोण भुजा कोण, जिससे क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज FED के, किससे, भुजा कोण भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से, ठीक है, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से, जिससे ये प्रूव हो गया। ताकि हमने ये क्यों का जवाब भी दे दिया, क्यों दिया, देखिए क्या दिया हमने क्यों का जवाब, कि भाई ये कोण इसके बराबर है, ABC बराबर DEF, ये इसके बराबर है। उसके बाद BC बराबर D, देखिए BC बराबर D, यहां पर दोनों क्या है,
यहां पर दोनों क्या है, भुजा भुजा हमको यहां पे बराबर दी थी ना, ये देखिए ये भुजा भुजा हमको यहां पे बराबर दी थी। उसके बाद एक और कोण बी ए सी बराबर ई एफ डी, ई एफ और डी। तो यहां पर देखिए दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, जिससे क्या हो गया, भुजा कोण भुजा से हमारा ये दोनों त्रिभुज हो गए वो सर्वांग सम हो गए। मतलब जो दिया है वो हमने यहां पे क्यों का जवाब दिया है कि भाई इससे ये दोनों सर्वांग सम हुए। तो है ना इजी। तो बस आपको अगर सर्वांग सम अगर आपको डायग्राम में से, आपको चित्र में से क्लियरली दिख रहा है, तो बस यहां पे हमें कोई फॉर्मूला तो यूज करना नहीं है, बस जो चित्र में दिया है बस वही लिखना है। तो बहुत इजी है। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी जितनी भी सर्वांग समता है उसको बहुत अच्छे से यूज करना है और उसके बाद एक एक नियम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। त्रिभुजों के नियम को मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर आप लोग उसके जितने भी मैंने नियम बताए थे वो सारे नियम पढ़ो। बाकी जब आप ये चैप्टर करोगे ना, जब ये प्रश्नावली करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ हमारी जो 7वां अध्याय है 7.2 प्रश्नावली के साथ वो होता है खत्म। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो को वॉच करना है और आपकी जो पढ़ाई है उसको बनाए रखना है। पर आप हमारे वीडियो देख कैसे सकते हैं, उसके लिए कुछ छोटी सी स्टेप्स है, उसका फॉलो करना है। बस आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्या करिए, सबसे पहले गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लीजिए और अब जब टाइप कर लेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर इंडिया का नंबर 1 चैनल है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि यहां पर मिलती है क्वालिटी वाली एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। जब आप हिंदी मीडियम चैनल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे हमारी हिंदी मीडियम के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सब आपको दिखेगी। यहां पे कक्षा 7वीं में से मैथ्स से आप जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो में चले जाएंगे जहां पर मैथ्स के सारे अध्याय आपको यहां पर बिल्कुल अरेंज दिखेंगे। आप लोग क्या करिए, जब भी जो भी अध्याय पढ़ना है बस आप उस पर क्लिक करिए, वो वीडियो आपके सामने बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने अपनी मातृभाषा में ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और अपनी पढ़ाई करना है। पर बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।